हाय फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर लेने से पहले कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने के पहले एज अ बायर आपको क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए जिससे आपको मिलेगी वो तमाम जानकारी जो एक बायर को पता होनी चाहिए। साथियों, इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी लोगों को अवेलेबल है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लीगल एस्पेक्ट। आपको बिल्डर से ये क्लियरली पूछना होगा कि बिल्डर के पास जिस भी लैंड पार्सल में वो प्रोजेक्ट बना रहा है क्या उसका लैंड टाइटल क्लियर है या नहीं, क्या बिल्डर आपको ओसी सीसी सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद देगा या नहीं, उस बिल्डिंग का अप्रूवल, उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले चेक करने होंगे। फ्रेंड्स, इसमें सेकंड पॉइंट आता है बिल्डर रेपुटेशन। फ्रेंड्स, जिस भी बिल्डर से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पास्ट में उसने कितने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है और जिन प्रोजेक्ट्स को उसने डिलीवर किया है उसका हैंड ओवर उसने किस तरह से किया है, क्या वहाँ पे एसोसिएशन फॉर्मेशन में कोई दिक्कत आई, किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उसने अपने पास प्रोजेक्ट्स में डिलीवर की है। ये सारी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। और साथियों, इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं तो क्या वो प्रोजेक्ट जेवी में है यानी कि जॉइंट वेंचर में है या सिंगल ऑनरशिप ऑपरेटरशिप में है। और अगर वो प्रोजेक्ट जेवी में है यानी कि जॉइंट वेंचर में है तो क्या वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में है या फ्लैट शेयरिंग मॉडल में है। और इसी के साथ साथ आपको ये पता करना होगा कि उस लैंड पार्सल पे जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनेगा क्या उस लैंड पार्सल पे बिल्डर ने किसी तरह का कोई लोन तो नहीं लिया है, और अगर बिल्डर ने किसी तरह का कोई लोन उस प्रॉपर्टी पे उस लैंड पार्सल पे अगर लिया है तो बिल्डर का क्या प्लान है उस लोन को आगे पे करने का। फ्रेंड्स, इसमें अब थर्ड पॉइंट आता है उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर। दोस्तों, 2016 में जो रेरा इंट्रोड्यूस हुआ था तो रेरा लाने का पर्पस यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा रियल इस्टेट में बायर्स इन्वेस्ट करें और एक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन रहे बिल्डर एंड बायर्स के बीच का। तो साथियों, जिस भी प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं उस प्रॉपर्टी का उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर रेरा वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए और उसके साथ जो अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे टाइटल सर्च रिपोर्ट, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक बार गो थ्रू कीजिए। साथियों, इसमें अब फोर्थ पॉइंट आता है लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है किसी तरह का विवाद। साथियों, जिस भी प्रोजेक्ट में अगर किसी भी तरह का लिटिगेशन है या कोई भी ज़मीनी विवाद है या किसी भी तरह की कोर्ट कार्रवाई या किसी भी तरह का कोई केस अगर चल रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि वो केस या किसी भी तरह का जो विवाद है वो किससे जुड़ा हुआ है। क्या और साथियों, अगर किसी भी तरह का लिटिगेशन उस प्रोजेक्ट में अगर चल रहा है तो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करना ही बेटर होता है। इसी में हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लोन का, होम लोन। तो वैसे कोई भी बैंक हो, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, तो हर एक बैंक उस प्रॉपर्टी का उस प्रोजेक्ट का ड्यू डिलिजेंस करती है। हर कोई बैंक एक थर्ड पार्टी ऑडिटर का काम करती है। ऐसे में बायर के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो लोन उस बैंक से ले जो बैंक बहुत ट्रस्टवर्दी है। तो साथियों, ऐसे में बायर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस प्रोजेक्ट में वो इंटरेस्टेड है उस प्रोजेक्ट में कौन से बैंक से लोन अप्रूव्ड है। न्यू बायर्स के लिए ये हमेशा अच्छा होता है कि अगर वो किसी नेशनलाइज बैंक जैसे कि एसबीआई से अगर वो लोन लेते हैं तो ये न्यू बायर्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बहुत से रीज़न्स हैं, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न ये है कि जब आप एसबीआई बैंक से लोन लेते हैं तो एसबीआई बैंक एक बहुत एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करता है जो कि दूसरे बैंक उतना ऑडिट नहीं करते। तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर एसबीआई की वेबसाइट पे अगर प्री अप्रूव्ड है तो आप मान के चलिए कि उस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स, उस प्रोजेक्ट का सर्च टाइटल, उस प्रोजेक्ट का सारा जो लेखा जोखा है वो काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ क्लियर होगा। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू, या हम उसे आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। साथियों, जहां भी आप प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं आप पता कीजिए कि उसके आसपास किस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप हुआ है, क्या नियर बाय कोई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स है या नहीं। अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसके आसपास का डीपी प्लान, डीपी सैंक्शन प्लान को चेक करें। और अगर आप कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके आसपास किस तरह से एप्रिसिएशन हुआ है, प्लस वहाँ पर रेंटल यील्ड क्या है।
फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एक अच्छी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, 2024 में अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिसका रेंटल यील्ड प्लस अगर उसका एप्रिसिएशन वैल्यू अगर आपके इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए एक तरह का एसेट है, ना कि लाइबिलिटी। इसके बाद आता है हमारा 7th पॉइंट, एम्यूनिटीज़ अवेलेबल। फ्रेंड्स, अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि वहाँ पे किस तरह की अमेनिटीज़ अवेलेबल है। जैसे कि आजकल बेसिक अमेनिटीज़ स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जॉगिंग ट्रैक, किड्स गार्डन, ये सब आजकल बेसिक अमेनिटीज़ में आता है। तो फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से आप मेक श्योर कीजिए कि अगर वहाँ पे बिल्डर ये सब अमेनिटीज़ अगर आपको दे रहा है तो डैट वुड बी अ एडवांटेज फॉर यू। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा वो एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में ना कोई ज़्यादा बात करता है, ना ज़्यादा डिटेल्स आपको कोई भी बिल्डर देता है। अब हम बात करेंगे हमारे 8th पॉइंट की, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। एज अ बायर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी प्रॉपर्टी में आप निवेश करने का सोच रहे हैं उस प्रॉपर्टी में आपका यूडीएस कितना है, या उस प्रॉपर्टी में आपका शेयर सर्टिफिकेट के कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको एलोकेट होंगे। यूडीएस का मतलब होता है अनडिवाइडेड शेयर। मतलब कि जिस लैंड पार्सल पे आपका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हुआ है उस लैंड पार्सल पे एक छोटा सा हिस्सा एक उस ऑनर का राइट होता है। कहने का मतलब है कि अगर सपोज़ कीजिए अगर आपने 2000 स्क्वायर फीट कारपेट का अगर आपने उस लैंड पार्सल पे फ्लैट बाय किया है तो 50% यूडीएस यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट आपका उस लैंड पार्सल पे ऑनरशिप रहता है, जिसको हम यूडीएस बोलते हैं। फ्रेंड्स, यूडीएस का और शेयर सर्टिफिकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। सपोज़ कीजिए अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है जैसे कि फ्लड या अर्थक्वेक, और ऐसे में अगर आपका टावर जो है अगर वो गिर जाता है तो आपका फ्लैट तो अब है नहीं। तो ऐसे में जिस लैंड पार्सल पे आपका वो फ्लैट बना था उस लैंड पार्सल पे आपकी ऑनरशिप होती है। अगर हम बात करें कि आज से करीब 10 से 12 साल पहले जब आप फ्लैट खरीदते थे तो मिनिमम 45 to 50% यूडीएस होता था। आज अगर देखा जाए तो जिस तरह से कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्रीज़ हुआ है उसी तरह से यूडीएस भी कम हुआ है। तो अब अगर 30 to 35% का यूडीएस अगर आपको मिलता है तो डैट वुड बी काउंट एज अ गुड यूडीएस। एंड सिमिलरली फॉर शेयर सर्टिफिकेट। इसे मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। अगर हम बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में आप देखेंगे कि जब कोई बायर फ्लैट या कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करता है, यूडीएस का परसेंटेज भी उसके एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड जैसे डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है। बट हम जब बात करते हैं महाराष्ट्र की या कहीं और स्टेट की, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ एसोसिएशन फॉर्मेशन होने के बाद, कन्वेंस डीड होने के बाद शेयर सर्टिफिकेट मिलता है।